Arctic is melting. And as every drop of ice melts into water, the race for the Arctic is heating up. Many powerful nations have already started fighting for the control. China खुद को near Arctic nation कह रहा है. The white paper defines China as a near Arctic country and an important stakeholder in Arctic affairs. Russia nuclear icebreakers बना रहा है. And Trump wants to buy Greenland. ट्रम्प ने तो यहाँ तक कि कनाडा को भी यूएस की 51st स्टेट कह दिया है. बट ये सब देश आर्कटिक ओशन के पीछे पड़े क्यों हैं? बिकॉज द हिस्ट्री टेल्स अस whoever controls the ocean and its resources dominates the global trade. So with this in mind, let's dive into the story of power, politics and melting ice empire. Look at this Arctic Circle. अभी आर्कटिक सर्कल को 8 नेशन सराउंड करते हैं, जिसमें रशिया सबसे बड़ा डोमिनेटिंग प्लेयर है. जैसे जैसे आर्कटिक की आइस मेल्ट हो रही है, नए ट्रेड रूट्स और रिसोर्सेज के इस वॉर में यूएस भी अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करना चाहता है. बट ये आज की बात नहीं है. ये एक्सपेंशन यूएस हमेशा से करना चाह रहा है. 1867 से पहले इस रीजन अलास्का को रशिया ओन करता था, बट क्राइमियन वॉर में हुए नुकसान की वजह से रशिया एक फाइनेंशियल क्राइसिस सिचुएशन में आ गया. इसीलिए अलास्का को गार्ड करना रशिया के लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था. ब्रिटेन अलास्का को खरीदना चाहता था, बट उस टाइम पर रशिया और ब्रिटेन एक दूसरे के अगेंस्ट थे, जिसका फ़ायदा यूएस ने उठाया और रशिया से $7.2 मिलियन इन गोल्ड में अलास्का को खरीद लिया. एंड यू नो वन इंटरेस्टिंग पॉइंट, इस डील के बाद यूएस एंड रशिया बिकेम क्लोजर देन एवर इन डिस्टेंस. लुक एट दिस मैप. हियर इज बेरिंग स्ट्रेट और यहाँ रशिया और यूएस के बीच में बस 4 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है. दिस वॉज फर्स्ट स्ट्रैटेजिक मूव फ्रॉम यूएस टू मेक इट्स पोजिशन इन आर्कटिक सर्कल. But the story of US expansion does not stop here. 1939, world was fighting and it was the start of World War II. 9 अप्रैल 1940 को नाजीज ने डेनमार्क पर अटैक कर दिया और यूएस ने फिर से एक एडवांटेज लिया. इन 1940 यूएस ने डेनमार्क के साथ ग्रीनलैंड डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया. ग्रीनलैंड उस टाइम डेनमार्क के कॉलोनियल कंट्रोल में था, जो कि 18th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था. यूएस को डर था कि नाजीज ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई करके इजीली उन पर अटैक कर सकते हैं. इसीलिए नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक रीजन की स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर यूएस ने इस ट्रीटी के बाद वेदर स्टेशंस बनाए, जो कि नेवल और एरियल ऑपरेशंस को सपोर्ट करते थे. लुक एट दिस बेस. ये पहला मिलिट्री एयरबेस था जो यूएस ने ट्रीटी के बाद वहाँ इस्टेब्लिश किया, और BW-1 पहली ट्रांस अटलांटिक मिलिट्री फ्लाइट थी जिसने इस एयरबेस से टेक ऑफ लिया. इसके बाद ग्रीनलैंड में यूएस ने मल्टीपल मिलिट्री बेसिस और वेदर स्टेशन सेटअप किए. वर्ल्ड वॉर II एंडेड इन 1945 एंड उसके बाद इस मिलिट्री बेस की नीड भी खत्म हो गई थी एंड इट वॉज एक्सपेक्टेड कि यूएस इस जगह को छोड़ देगा. बट इट नेवर हैपेंड. यूएस नेवर लेफ्ट ग्रीनलैंड. उल्टा यूएस ने अपने बेसिस को और एक्सपैंड करने का काम स्टार्ट कर दिया. यूएस मेड अनदर स्ट्रॉन्ग मूव इन 1946. प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने ग्रीनलैंड को डेनमार्क से परचेज करने के लिए $100 मिलियन इन गोल्ड का ऑफर दिया, but Denmark simply rejected the offer. But on the other side, Russia heavily अपनी military advancement और technological capabilities को build करने पर काम कर रहा था. This is Semipalatinsk test site in Kazakhstan. On August 29, 1949, Russia successfully tested its first atom bomb, RDS-1 here. And this broke the US nuclear monopoly. And this was not just about atom bomb. न्यूक्लियर वॉरहेड को लॉन्च करने के लिए रशिया ने 1948 में ही R-1 मिसाइल भी क्रिएट कर ली थी. यूएस वॉज इन शॉक. 2 बड़ी पावर्स जो कि वर्ल्ड वॉर II में एलाइड नेशंस थे, वो अब एक दूसरे के ग्रेटेस्ट राइवल्स बन गए एंड द एरा ऑफ कोल्ड वॉर स्टार्टेड. रशिया के बढ़ते टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को काउंटर करने के लिए यूएस ने यूरोपियन नेशन के साथ मिलकर सेम ईयर में नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया. इसके बाद यूएस ने 1951 में फिर से डेनमार्क, विच इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ नेटो, के साथ मिलकर ग्रीनलैंड डिफेंस एग्रीमेंट रीओपन किया, जिससे यूएस को ग्रीनलैंड में मिलिट्री एक्सपेंशन का और ज़्यादा एक्सेस मिल गया. यूएस ने सेम ईयर में ऑपरेशन ब्लू जे के अंडर तुली एयरबेस का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था, जिसको आज पितुफिक स्पेस बेस कहा जाता है. लुक एट दिस लाइन DEW. ये एक डिस्टेंस अर्ली वार्निंग सिस्टम था जो यूनाइटेड स्टेट्स ने रशियन मिसाइल्स के अटैक को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए डिप्लॉय किया था. तुली एयरबेस इन ग्रीनलैंड इसका एक क्रिटिकल एयर पॉइंट था.
GIO के गैप वॉज अनदर की नेवल चोक पॉइंट। ये ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूनाइटेड किंगडम के बीच का 200 माइल्स का ओशन स्ट्रेच है, जो कि एक सिंगल पॉइंट था जहां से रशिया की नॉर्दर्न फ्लीट नेवल यूनिट नॉर्थ अटलांटिक ओशन में सबमरीन्स के थ्रू एंटर कर सकती थी। इसीलिए यहाँ भी यूएस ने ग्रीनलैंड के थ्रू अपनी नेवल एंटी सबमरीन स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय की। बट रशिया को रिस्ट्रिक्ट करना इतना ईजी नहीं था। रशिया ने 1957 में अपनी पहली R7 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी क्रिएट कर ली थी। ऑन दी अदर साइड यूएस भी ग्रीनलैंड में एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। लुक एट दीज मिसाइल्स हिडन अंडर द आइस शीट्स, अ सिटी अंडर द आइस। ये यूएस आर्मी का न्यूक्लियर प्रोग्राम था। Its main aim was to build a vast network of mobile nuclear missile launch sites to counter the Soviet nuclear attack, जिसके बारे में डेनिश गवर्नमेंट को 1995 तक पता भी नहीं था। यूएस ने डेनिश गवर्नमेंट को ये प्रोजेक्ट एक सरफेस लेवल कैंप सेंचुरी साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट की तरह दिखाया। Cold War that lasted for almost 40 years ended with collapse of Soviet Union, and US became the most powerful country in the world. But this time it's not just about military dominance. जैसे जैसे आइस मेल्ट हो रही है, it is bringing newer possibilities of shipping and trade. There are three main trade routes in Arctic. The Northern Sea Route is a shipping lane along Russia's Arctic coast. ये रूट वेस्ट में कारा स्ट्रेट से लेकर ईस्ट में बेरिंग स्ट्रेट तक जाता है। दिस इज़ द मोस्ट एक्सेसिबल रूट इन आर्कटिक। यहाँ पर बर्फ़ जल्दी मेल्ट होती है और ये एरिया मैक्सिमम मंथ्स में नेविगेबल होता है। अभी इस रूट का मैक्सिमम यूज़ रशिया करता है अपने ऑयल्स, LNG और कोल के एक्सपोर्ट के लिए। किसी और कंट्री को अगर इस रूट का यूज़ करना हो तो रशिया से परमिशन लेनी पड़ती है। वेस्ट यूरोप और ईस्ट एशिया के बीच में कॉमर्शियल ट्रेड के लिए सबसे ज़्यादा सुएज कैनाल यूज़ होता है, लेकिन एज पर स्टडीज़ NSR उसी रूट को ऑलमोस्ट 40 to 50% से कम कर देता है, जिससे एक शिप अराउंड 10 to 15 डेज सेव कर सकती है। यहाँ पर नॉर्मल शिप्स एंड नॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क नहीं करते। इस रूट पर नेविगेट करने के लिए आइस क्लास वेसल्स या फिर आइस ब्रेकर शिप्स का यूज़ होता है। एंड गेस व्हाट, एज ऑफ 2023 रशिया के पास वर्ल्ड की सबसे पावरफुल आइस ब्रेकर फ्लीट ऑफ अराउंड 41 वेसल्स है, जिसमें 34 डीजल पावर्ड और 7 न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर्स हैं। यूएस के पास सिर्फ 3 आइस ब्रेकर शिप्स हैं। कनाडा हैज़ 10, फिनलैंड 9 एंड स्वीडन 4। इवन चाइना भी आइस ब्रेकर्स बनाने की तरफ एक्सपैंड कर रहा है। द सेकेंड रूट इज़ द नॉर्थ वेस्ट पैसेज, द सी रूट बिटवीन द अटलांटिक एंड द पैसिफिक ओशंस, क्रॉसिंग कैनाडाज आर्कटिक आर्किपेलागो। बट ये वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग मैरीटाइम रूट है। विद मेल्टिंग आइस ये एक पोटेंशियल रूट हो सकता है, बट करंटली इसका कुछ मेजर यूज़ हो नहीं रहा है। एंड कनाडा इसको अपने इंटरनल वाटरवेज की तरह ही मानता है, बट यूएस और बाकी नेशंस इसको एक इंटरनेशनल फ्री पैसेज की तरह देखते हैं। एज पर स्टडीज़ अगर ये रूट एक्सेसिबल होता है तो ये काफ़ी नेविगेशन टाइम रिड्यूस कर देगा। दिस इज़ द पॉसिबल रीज़न वाई यूएस वांट्स टू टेक ओवर कनाडा ऑल्सो। अब इमेजिन करो अगर ये रूट ओपन होता है तो ईस्ट एशिया और वेस्टर्न यूरोप के बीच का डिस्टेंस 24,000 किलोमीटर, जो करंटली वाया पैनामा कैनाल से होता है, बट इस नए रूट से सिर्फ 13,600 किलोमीटर का हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस रूट के कुछ पार्ट सिर्फ 15 मीटर ही डीप हैं, जो इस रूट की वायबिलिटी को कम कर देते हैं। एंड द लास्ट रूट इज़ द ट्रांसपोलर सी रूट। ये एक प्रपोज रूट है जो अभी सिर्फ हैवी आइस ब्रेकर्स के थ्रू ही एक्सेसिबल है, बट ये एक शॉर्टेस्ट डायरेक्ट पाथ है जो डायरेक्टली यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता है। चाइनीज़ आइस ब्रेकर्स यूलोंग ने इस रूट को 2012 में एक आर्कटिक एक्सपीडिशन के लिए यूज़ किया, एंड इट मार्क चाइनाज एज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्टेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग इन द रीजन। एज पर सम रिपोर्ट्स चाइना और रशिया मिलकर एक जॉइंट इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, पोलर आइस सिल्क रोड, जो कि एक मेजर ट्रेड रूट बन सकता है ईस्ट एशिया, वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में। पुतिन इवन कॉल्ड दीज रूट एज स्वेज कैनाल ऑफ द नॉर्थ। रशिया ने इवन इंडिया को भी आइस ब्रेकर्स बनाने की डील भी दी है, एंड ये एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से कनाडा, यूएस और इवन ऑल नेटो कंट्रीज इन ट्रेड रूट को कंट्रोल करना चाहती हैं। बट एज द ट्रेड रूट ओपन्स एंड द आइस मेल्ट्स, हियर कम्स अनदर अपॉर्चुनिटीज फॉर दीज नेशंस। As per studies, Arctic is estimated to hold about 13% of world's undiscovered oil and 30% of undiscovered natural gas. Currently, Arctic के oil और natural gas resources में Russia is the largest player. Russia का Yamal LNG project world का one of the largest natural gas extraction project है, जिसके लिए रशिया ने fleet of specialized Arc 7 ice class
LNG कैरियर्स कमीशन किए हुए हैं। यूएस भी अलास्का के थ्रू आर्कटिक में ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है। यूरोप में नॉर्वे ऑयल एंड नेचुरल गैस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। बट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट ऑयल एंड गैस। एज पर मेनी स्टडीज इस आर्कटिक में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक बड़ा पोटेंशियल है, जिसमें अभी चाइना लीड करता है। लुक एट दिस चार्ट। इन 2023 चाइना वर्ल्ड की मोर देन 2/3 यानी 68% प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा था, एंड यूएस वॉज सेकेंड बट ओनली विद 12%। रेयर अर्थ एलिमेंट्स हमारी पीरियोडिक टेबल में से 17 ऐसे केमिकली सिमिलर मेटालिक एलिमेंट्स का एक ग्रुप है जिनकी कुछ यूनिक मैग्नेटिक, फॉस्फोरेसेंट एंड कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती है। बट यूएस और बाकी नेशंस अभी इनकी प्रोडक्शन के लिए चाइना पर रिलाई करते हैं। एंड हियर इज अनदर इंपॉर्टेंट इनसाइट। लुक एट दिस मैप। As per Mineral Resource Authorities, Greenland is home to many rare earth elements. Not just REs, but copper, graphite, nickel, gold, diamonds. Greenland is full of all these. The European Union की report के according, Greenland has 1.5 million tons of rare earth minerals. Until date, no one has exploited these resources due to ice. So it is clear why US is after Greenland. बट विल यूएस बी एबल टू बाय ग्रीनलैंड? यूएस के इस ड्रीम के लिए ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जो ब्लॉकर्स बन सकती हैं? रशिया का एज सच ग्रीनलैंड पर कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, बट रशिया ऑलरेडी ऑलमोस्ट 53% कोस्ट लाइन को कंट्रोल करता है। ये सारे आर्कटिक क्रिटिकल रीजन्स रशिया कंट्रोल करता है। कोला पेनिनसुला पर रशिया की सबसे पावरफुल नेवल नॉर्दर्न फ्लीट है। बाकी आइलैंड्स पर भी रशिया ने रडार स्टेशंस, एयर बेसेस, ग्राउंड फोर्सेस और मिसाइल लॉन्च साइट्स बनाए हुए हैं, जिससे रशिया को ऑलमोस्ट सेंट्रल पॉइंट तक पूरा कंट्रोल मिल जाता है। देन हेयर इज़ अनदर स्ट्रैटेजिक लोकेशन, स्वालबर्ड, जो कि नॉर्वे के कंट्रोल में है। 1920 की एक ट्रीटी के अकॉर्डिंग कोई भी नेशन जो इस ट्रीटी का पार्ट है वो यहाँ पर सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। करंटली रशिया इज़ द बिगेस्ट प्लेयर जो अपनी कोल माइंस यहाँ पर ऑपरेट करता है। एंड द सरप्राइजिंग पार्ट इज ये कोल माइंस रशिया के लिए कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस भी जनरेट नहीं करती हैं। बट इस जगह की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की वजह से रशिया इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता। वेल, ट्रम्प के ग्रीनलैंड खरीदने वाले स्टेटमेंट पर रशिया ने अभी तक कोई मेजर रिमार्क नहीं दिया है, बट वील हैव टू वेट एंड वॉच। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चाइना। चाइना जो कि एक इंडस्ट्रियल हब है, उसको अपने ईवी मार्केट, डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए कई रिसोर्सेज की नीड होती है, इंक्लूडिंग रेयर अर्थ एलिमेंट्स। उसने यूएस के सामने ही अफ्रीका के मेजर रिसोर्सेज में अपना कंट्रोल ऑलरेडी बना लिया है। चाइना ने मल्टीपल टाइम्स ग्रीनलैंड के माइनिंग प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाया है, बट यूएस और डेनमार्क दोनों ने मिलकर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को ब्लॉक कर दिया है। 2024 में ग्रीनलैंड की एक प्राइवेटली ओन्ड कंपनी टैनब्रीज डिपॉजिट को यूएस की क्रिटिकल मेटल कॉर्प ने कुछ $211 मिलियन की डील में बाय कर लिया। एंड स्पेकुलेशंस ये हैं कि चाइना इस कंपनी को इससे ज़्यादा का ऑफर दे रहा था, बट ड्यू टू यूएस प्रेशर्स चाइना के साथ डील हो ही नहीं पाई। बट अमंग्स दिस वॉर ऑफ पावर, पॉलिटिक्स एंड रिसोर्सेज, देयर इज़ अ ट्राइब, द इंडिजिनियस इनुइट पीपल ऑफ ग्रीनलैंड, जिनको एस्किमो भी कहा जाता है। ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन बस 56,000 के अराउंड है। ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क के कंट्रोल में 1800 से है, उनको 2009 में एक रेफरेंडम के थ्रू पार्शियल इंडिपेंडेंस मिली थी। इसके बाद से ग्रीनलैंड ने कुछ चीज़ों पर डोमेस्टिक कंट्रोल ले लिया था, बट फॉरेन और डिफेंस अभी भी डेनमार्क कंट्रोल करता है। ग्रीनलैंड की जीडीपी का 20% पार्ट अभी भी डेनमार्क की सब्सिडी पर डिपेंडेंट है। डेनमार्क अभी भी कुछ एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स में ऑलमोस्ट 2/3 कंट्रोल करता है। हार्श वेदर होने की वजह से वहाँ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, जिस रीज़न से डेनमार्क एक्सटर्नल कंट्री से मेजर इन्वेस्टमेंट सीख करता है। सो क्या अब ग्रीनलैंड डेनमार्क के कॉलोनियल कंट्रोल से निकलकर यूएस के कंट्रोल में चला जाएगा? एज वी ऑलरेडी सॉ, यूएस की ग्रीनलैंड में एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस है। इवन यूएस ने 2020 में ही न्यूक में अपनी कॉन्सुलेट को भी रीओपन किया है। यूएस ऑलरेडी मिलियंस ऑफ डॉलर्स ग्रीनलैंड की माइनिंग कंपनीज और टूरिज्म में इन्वेस्ट कर रहा है। यूएस रिपब्लिकन्स ने इवन 13 जनवरी को एक मेक ग्रीनलैंड ग्रेट अगेन बिल भी प्रेजेंट किया है, जो 20 जनवरी के बाद से कांग्रेस कमेटी में डिस्कशन के लिए अवेलेबल होगा। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन ग्रीनलैंडर्स एंड डेनिश सिटीजन्स कि वो क्या ऑप्शन लेंगे। It is a very common proverb in geopolitics that there are decades when nothing happens, and then there are days when decades happen. The time in which we are living now is quite dynamic. Geopolitical arena में तेजी से changes हो रहे हैं। According to Ankit Shah, who is a geo-economist, इस decade में even India will take back POJK. China might claim Taiwan,
एंड रशिया इज़ इवन आइंग टू बिकम द यूएसएसआर वंस अगेन। वेल, हमारे आसपास हो रही चीज़ें हमें मल्टीपल वेज में इम्पैक्ट करती हैं और इन्हें हर एक एंगल से जानकर हम हमारे वर्ल्ड को डीपली अंडरस्टैंड कर पाते हैं और एक सही पर्सपेक्टिव बना पाते हैं। सो अगर आप इस नॉलेज के क्वेस्ट में हमारी जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे क्यूरियस टिल वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।